नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसने कभी भी गरीबी का स्वाद चखा ही नहीं है। आँख खुली तो सामने वो सब था जो एक इंसान को चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा धन दौलत थी। उस आदमी का नाम है विजय माल्या। जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे तब विजय माल्या लग्जरी कारों में घूमते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि विजय माल्या को भारत छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ा। एक समय था जब विजय माल्या को राजा विजय माल्या कहते थे। एक समय वो भी आया जब विजय माल्या को चोर विजय माल्या कहने लगे। ऐसा क्या हुआ, इस बीच ऐसी क्या घटना घटी कि सब खत्म हो गया। तो आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं उनके पिताजी से। विजय माल्या के पिताजी का नाम था विट्ठल माल्या। विट्ठल माल्या का जन्म 1924 में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल बंटवाल गणपति माल्या और उनकी पत्नी देवी माल्या के 3 बच्चों में से सबसे छोटे विट्ठल माल्या थे। यह परिवार मंगलोर में स्थित माधव परंपरा के गोंड सारस्वत ब्राह्मण समुदाय से संबंधित है और मूल रूप से बंटवाल कस्बे से है। युवा विट्ठल माल्या ने भारत के कई छावनी कस्बों में पले बड़े होने के कारण भारत की विविध संस्कृतियों से परिचित प्राप्त किया। लगभग 12 वर्ष की आयु थी उनके पिता की संपत्ति और सेना अधिकारी के रूप में उनके पद के कारण विट्ठल माल्या का दाखिला दून स्कूल में हो सका। विट्ठल माल्या विद्यालय में एक मेधावी छात्र थे। उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें अपने शैक्षणिक जीवन में कई बार दोहरी पदोन्नति मिली। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका दाखिला कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। उन्होंने इस कॉलेज को इसलिए चुना क्योंकि उस समय उनके पिता की पोस्टिंग कलकत्ता में थी। स्नातक होने के बाद उन्होंने 2 वर्षों से अधिक समय तक विदेश यात्रा की, जो एक तरह से भव्य यात्रा थी। इसके 2 कारण थे। पहला, उनके पिता जिन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी और अंग्रेजी संस्कृति के प्रति काफ़ी लगाव रखते थे, कि विट्ठल माल्या को यूरोप और भारत के बाहर की दुनिया का अनुभव हो। दूसरा, विट्ठल यूरोप देखना चाहते थे और प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जिसे वे औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान मानते थे। इस दौरान उन्होंने स्पेनिश भाषा भी सीखी। 1946-1947 में उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड के शेयर हासिल करना शुरू किया। 1947 में माल्या को यूनाइटेड ब्रूअरीज के पहले भारतीय निदेशक के रूप में चुना गया। 1 साल बाद उन्होंने RGN प्राइज की जगह कंपनी के अध्यक्ष का पद संभाला। 1951 में उन्होंने मैकडोवेल एंड कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया। 1952 में बेंगलोर में स्थानांतरित होने के बाद माल्या ने छोटे ब्रूअरीज और डिस्टिलरीज का लगातार अधिग्रहण शुरू किया। केरल, चेरथला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, गोवा, पोंडा, बिहार, हाटीदाह में ब्रूअरी स्थापित की। 1960 के दशक की शुरुआत तक कलकत्ता लौट आए और माल्या ने केयरू एंड कंपनी लिमिटेड, फिलिप्सन एंड कंपनी लिमिटेड बाद वाली एक प्रमुख शराब वितरण कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद शराब बाजार पर और अधिक नियंत्रण हासिल किया, जिसके बाद 1977 के दशक की शुरुआत में एक और वितरण फार्म हर्बर्टसन लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया। अब बात करते हैं विजय माल्या की। विजय माल्या कर्नाटक के मंगलोर जिले के बंटवाल निवासी विट्ठल माल्या के पुत्र थे। उनका जन्म विट्ठल माल्या और ललिता रामैया के कोंकणी भाषा परिवार में हुआ था। विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के अध्यक्ष थे। विजय माल्या ने ला मार्टिनियर कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके अपने अंतिम वर्ष में हेस्टिंग्स हाउस का हाउस कैप्टन नियुक्त किया गया, और सेंट जेवियर लॉरेंस कलकत्ता, जहां उन्होंने 1976 में वाणिज्य स्नातक ऑनर सहित की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में रहते हुए माल्या ने अपने परिवार के व्यवसायों में इंटर्नशिप की। स्नातक होने के बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में होचस्ट एजी के अमेरिकी भाग में इंटर्नशिप प्राप्त की। 1986 में उनकी कलकत्ता एयर इंडिया की एयर होस्टेस समीरा त्यागबाजी से हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली।
उनका एक बेटा है सिद्धार्थ माल्या, जिसका जन्म 7 मई 1987 को हुआ था। कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया। हालांकि माल्या ने जो इंटरव्यू में कहा कि उनकी अपनी पहली पत्नी के साथ अच्छे संबंध है। जून 1993 में माल्या ने अपनी वर्तमान पत्नी रेखा से शादी की, जिन्हें वे बचपन से जानते थे, और उनकी 2 बेटियां हैं, लीना और तानिया। रेखा की पहले 2 बार शादी हो चुकी थी और उनकी पिछली शादी से एक बेटी और एक बेटा भी है। लीला कबीर माल्या ने रेखा की बेटी लीला को गोद लिया। ऐसी खबरें हैं कि वे तीसरी बार शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की पूर्व एयर होस्टेस पिंकी लालवानी से आमतौर पर एक खर्चीली जीवन शैली के लिए माने जाने वाले माल्या के बारे में 2005 में यह बताया गया था कि वह हर दिन प्रार्थना करते थे कि हर साल पूरे 42 दिनों का सबरीमाला उपवास केवल काले कपड़े पहनकर करते थे, और श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के एक कट्टर अनुयायी थे। विजय माल्या तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर और कुके सुब्रमण्यम के कट्टर भक्त हैं, और 2012 में अपने 57वें जन्मदिन पर उन्होंने तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर को 3 किलो सोने की ईंटें भेंट की। 2012 में ही उन्होंने कुके सुब्रमण्यम के 80 लाख यानी कि 95,000 अमेरिकी डॉलर के सोने से मढ़े दरवाजे भी दान किए। ये सब उस समय हुआ जब स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस को भारी वित्तीय घाटे में जाना पड़ा। वे भारत की सबसे बड़ी रिपीटिंग कंपनी यूनाइटेड रिपीटर्स के पूर्व अध्यक्ष है और यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, जो पेय, अल्कोहल और विमानन अवसंरचना, रियल एसेट और उर्वरक सहित कई क्षेत्रों में रुचि रखने वाला एक भारतीय समूह है। वे 20 से अधिक वर्षों तक सैनोफी इंडिया, जिसे पहले होचस्ट एजी और एवेंसिस के नाम से भी जाना जाता है, और बायर क्रॉप साइंस के अध्यक्ष रहे, और कई अन्य कंपनियों के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अपनी असाधारण जीवन शैली के कारण कभी अच्छे समय का बादशाह कहे जाने वाले माल्या और उनकी कंपनी 2012 में वित्तीय घोटालों और विवादों में घिरी हुई है। माल्या ने 2 मार्च 2016 को यह कहकर वे भारत छोड़ दिया कि वह अपने बच्चों के करीब रहने के लिए ब्रिटेन जाना चाहते हैं। 17 भारतीय बैंकों का एक समूह लगभग 90 अरब डॉलर यानी कि 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण की वसूली करने की कोशिश कर रहा है, जिसका कथित तौर पर माल्या ने दुनिया भर की लगभग 40 कंपनियों में 100% या आंशिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है, और आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित कई एजेंसियां वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आरोपों के लिए माल्या की जांच कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि विदेशों में माल्या की संपत्ति उनके द्वारा किए गए ऋणों से कहीं अधिक है। 17 बैंकों ने मार्च 2016 में माल्या को देश छोड़ने से रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर की, लेकिन भारतीय सरकार ने संकेत दिया कि वह पहले ही देश छोड़ चुका है। भारत के प्रवर्तन निदेशक ने भी 16 मार्च 2016 में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसे उस एयरलाइंस को दिए गए लगभग 9 अरब रुपये विदेश भेजने का आरोप भी लगा था। जब विजय माल्या ने राजसमानी के साथ 4 घंटे के लंबे इंटरव्यू में आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी, तो इंटरनेट पर लोगों ने उनकी बात सुनी। कुछ ने तो उत्सुकता से, कुछ ने गुस्से से और कुछ ने सहानुभूति से इसे देखा। किसी व्यक्ति को कभी भारत का सुनहरा समय का राजा कहा जाता था। उसने आखिरकार लगभग 1 दशक तक जानबूझकर डिफ़ॉल्टर, भगोड़ा और भाई भतीजावाद, पूंजीवाद की सभी बुराइयों के प्रतीक के रूप में बदनाम किया। उनको बदनाम किए जाने के बाद अपनी बात उन्होंने राजसमानी के साथ रखी इंटरव्यू में। लेकिन क्या उनके बारे में हमने जो कुछ भी सुना था और सब सच था? क्या वो सब सच था? यह विजय माल्या घोटाला किंगफिशर एयरलाइंस के पतन से जुड़ा हुआ है, जिसने 2005 में परिचालन शुरू किया था और बाद में गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
रॉयटर्स ने बताया है कि एयरलाइंस ने कभी मुनाफा नहीं कमाया और 2011 तक यह पहले से ही लेनदारों और परिचालन घाटे के कारण भारी दबाव में थी। इस विवाद के केंद्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़ा एक ऋण डिफ़ॉल्ट मामला है। 2017 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने माल्या और उनकी सहयोगी कंपनियों ने 6,203 करोड़ ब्याज सहित वसूलने का आदेश दिया था। तब से यह मामला एक बहुत बड़े कानूनी और वसूली संबंधी लड़ाई में तब्दील हो गया है, जिसमें संपत्ति की कुर्की, प्रत्यर्पण की कार्यवाही और इस बात पर परस्पर विरोधी बयान शामिल है कि यह धोखाधड़ी थी या व्यावसायिक विफलता। राजसमानी के साथ अपने इंटरव्यू में माल्या एक अड़ियल उद्योगपति की बजाय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जो अपनी कहानी का पक्ष फिर से साबित करने के लिए बेताब था। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों से भावुक होकर माफ़ी मांगते हुए अपने इंटरव्यू की शुरुआत की। कोई नाटकीय नहीं, बस सीधे सीधे यह स्वीकार किया कि चीज़ें योजना के अनुसार नहीं हुई। उन्होंने पॉडकास्ट को सच सामने लाने का अपना मौका बताया और उन्होंने ऐसा भी दिखाया कि तथ्य आंकड़ों की ढेर सारी निराशा के साथ कुल जो ऋण है विजय माल्या के ऊपर, वो न्यायाधिकरण निष्कर्ष हो गया 6,203 करोड़ है का बताया, पर बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति विजय माल्या की जब्त कर दी। माल्या द्वारा जो दावा किया गया, उनकी कुर्की की गई संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से पहले ही 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना।